सो हेलो एवरीवन, क्लास 6 का चैप्टर 2 फोर्स एंड प्रेशर को हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले मेजरमेंट जो चैप्टर था, मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर 1, उसका थ्योरी हो गया है। हाँ, उसका क्वेश्चन बाकी है तो उसको कर लिया जाएगा। तब तक चैप्टर 2 को देखते हैं हम लोग, उसका थ्योरी पोर्शन को, क्लास 6 का, क्लास 6 पियर्सन। सो इसमें मेनली हम लोग को क्या क्या जानना है? फोर्स के बारे में, फोर्स के टाइप्स जानना है, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के बारे में अलग से जानना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेशर के बारे में। सो इन तीन और क्वेश्चंस इन पे जो आधारित है, एग्जांपल्स, उनको देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया, ये बुक ही है, तो इसका पीडीएफ अगर करना होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। इस पूरे बुक का ही पीडीएफ शेयर करना होगा, बिकॉज मुझे लगा कि इसी में ब्रीफ में दिया हुआ है, जितना भी थ्योरी है वो पूरा ब्रीफ में इसी में दिया हुआ है। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्ट एंड मोशन से। रेस्ट एंड मोशन, जिसको हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है या मोशन में, वो अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है। यहाँ एक वर्ड यूज होगा, देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू विच वी एनालाइज आवर पोजीशन एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू विच, उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारा पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ये अर्थ है ना। अर्थ ऐसे ऑरेंज की तरह होता है, थोड़ा सा ऐसा चिपटा रहता है, ये पूरा सर्कुलर नहीं होता है अर्थ। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में हैं। लेकिन अगर मैं मार्स के रेस्पेक्ट में देखूं, ये मार्स है मान लो, तो मार्स पर अगर कोई, यहाँ पर मान लो कोई पर्सन है, तो ये हम लोग को क्या देखेगा? हम लोग को देखेगा कि हम लोग क्या है, मोशन में है। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? अर्थ है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या है? हम रेस्ट में हैं, है ना, हम लोग रेस्ट में। लेकिन अगर यहां से कोई पर्सन हमें, कोई अर्थ पर ही है और वो हमें देखेगा, तो हमें क्या पाएगा कि हम रेस्ट में ही हैं। हाँ, हम लोग रेलवे में, रेल में या ट्रेन, मतलब एरोप्लेन या किसी भी बस में ना हो, तब बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहें, तो कोई अगर अर्थ पे जो हमारी तरह और भी जो बैठा हुआ है, किसी अथी में नहीं है, किसी भी ट्रांसपोर्ट में नहीं है, तो वो भी हमें क्या पाएगा कि रेस्ट में है, जब हम लोग अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर मार्स से कोई पर्सन देखेगा, तो मार्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है? मोशन में, क्योंकि हम अर्थ और मार्स क्या है, दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। तो अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, ठीक है, तो हम लोग क्या है? मोशन में है। तो इसीलिए रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है, वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज लिखना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, यहां पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, द ऑब्जेक्ट with respect to which we analyze our position at a certain point of time is called frame of reference। हर जगह इसका यूज होगा आगे हायर क्लासेस में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेज ए पाइवटल रोल फॉर कंसेप्चुलाइजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वी आर टेस्ट टू अदर प्लैनेट्स। और ये केवल मार्स में ही नहीं, मरकरी, वेनस, किसी भी अथी में। वैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी हो सकता है, एक मैंने जो पिछले चैप्टर में दिया था, तो उसको भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ ये वाला था तो मैंने इसको ले लिया कि चलो ठीक है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की बात हो रही है, तो इस डिफिनेशन को तो पिछली बार ही देखा था कि एज बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट फिक्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के पैसेज के अनुसार अगर वह बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो रेस्ट में है। लेकिन अगर टाइम के पैसेज के अनुसार अगर बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या करता है? पोजीशन चेंज करता है। अभी पॉइंट 1 पे था, पॉइंट 2 पे चला गया। लेकिन अगर पॉइंट 1 पर ही है और टाइम बीत रहा है, लेकिन अभी भी पॉइंट 1 पे है अपने इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब वो रेस्ट में है। तो ये इतना लिखोगे तो काम आपको बन जाएगा। हालांकि हम लोग को तो न्यूमेरिकल बनाना है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल में नोट्स वगैरह बनते हैं, यहाँ पर उतना जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, तभी जाके तुम्हारा दिमाग क्या होगा? बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे ही कैसे ही रह जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फोर्स जो हम लोग को मेन इस चैप्टर में पता है, फोर्स क्या है? एक फिजिकल कॉज है। फोर्स जो किसी बॉडी के डायरेक्शन को, किसी बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेट करने में या रिटार्ड करने में, या उसके जो पहले रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने में, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने का काम करता है। तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉज, ये कॉज है। हाँ, ये किस रूप में हो सकता है? पुश के रूप में, पुल के रूप में, स्ट्रेच या स्क्वीज के रूप में, ठीक है। तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द कॉज विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अभी इसको बता दे रहा हूँ। जैसे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जैसे कोई फुटबॉल है, अभी ये रेस्ट में है, लेकिन आपने इसे किक किया अपने लेग से, तो क्या हुआ? फोर्स जनरेट हुआ और ये फुटबॉल आगे की ओर चला, है ना। तो रेस्ट से मोशन में चला गया। कैसे? क्योंकि आपने इसे पुश किया, जो कि एक फोर्स का ही प्रकार है, आपने इसे कॉज दिया। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे एक कार है, ये यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है? चल रहा है, लेकिन आपने एक्सेलरेटर दबाया। कार में होता है ना एक्सेलरेटर जो भी, तो कार की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी पर सेकंड। पहले यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, लेकिन आप एक्सेलरेटर को प्रेस किया तो अब कार क्या होगी? आगे तेजी से और क्या होगी? बढ़ते जाएगी, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, पिछली बार एक्सेलरेशन पढ़ा भी था ना मोशन मेजरमेंट में। खैर, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेट कर सकती है, रिटार्ड भी कर सकती है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो कार को और यूनिफॉर्म मोशन चाहिए, तो क्या हुई? कार रेस्ट में आने लगी। इसका मतलब वो क्या हुई? रिटार्डेशन। तो जब भी बॉडी का स्पीड स्लो होने लगता है या जो भी वेलोसिटी स्लो होने लगता है, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो भी। तो हम लोगों ने देखा कि चेंज ऑफ इस रेस्ट को ये मोशन बदल सकता है, यूनिफॉर्म मोशन को या तो एक्सेलरेट कर सकता है या रिटार्ड कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर सकता है? चेंज। फॉर एग्जांपल, आप फुटबॉल में का ही एक एग्जांपल लो कि कोई बॉल तेजी से आ रही हो और आप थोड़ा सा अपना पैर इस पे दूसरी डायरेक्शन पर लगाते हो, तो इसको क्या मिलता है? मान लो फुटबॉल आ रही थी इधर से और आपने अपना पैर लगाया और ये इधर की ओर चली गई, ठीक है। फुटबॉल छोटा क्यों हो गया? तो अपना डायरेक्शन ये बदल, आपने यहाँ पर अपना लेग लगाया, ठीक है, जो भी अपना बॉडी है, जो भी हेड से भी डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है ना। तो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। शेप एंड साइज यानी कि रबड़ को देखे हो? रबड़, आप जो बड़ा वाला जो इरेजर आता है, इरेजर, ठीक है, जिससे आप, तो उसको भी आप जब क्लास में मन नहीं लगते रहता है तो आप लोग क्या करते रहते हो? अब ऐसे ही जैसे तैसे, कई लोग तो रबड़ को काटते भी रहते हैं, है ना। तो उसको आप स्ट्रेच करते हो, या फिर जो एक और रबड़ होता है जो बांधने के काम आता है, उसको भी आप स्ट्रेच करते हो, तो क्या होता है? वो अपना साइज चेंज करता है, लेकिन फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है उसका शेप, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हो। तो वैसे नॉर्मली दो टाइप के फोर्स, एक कॉन्टैक्ट और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट का होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 पर फोर्स लगाएगा, मान लो कहां पर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। यानी कि कॉन्टैक्ट की जरूरत है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स कब लगा रहा है? कहां पर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हम लोग देखेंगे इसको, फ्रिक्शन इसी के अंडर आता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वे एक दूसरे ऊपर फोर्स लगा पाने में क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपके पास मैग्नेट है तो आप लोग क्या करते हो? खेलते रहते हो ना किसी लोहे का या कोई बहुत सारा क्या है, कांटे है, तो आप मैग्नेट को क्या करते हो? पास ले जाते हो, केवल पास ले जाते हो, बिल्कुल आप उसको टच नहीं करते हो, लेकिन फिर भी सारे मैग्नेट्स क्या होते हैं, सारे नेल्स क्या होते हैं? आकर चिपक जाते हैं। तो इस तरह के फोर्स जो जिनको कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, फिर भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा पाने में कैपेबल होता है डिस्टेंस से ही, तो ऐसे फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अगर डिफिनेशन देखना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल, ये यहाँ पर बॉय क्या है? अपने हैंड का कॉन्टैक्ट किससे है? बेंच के साथ है, तो कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ रही है ना, तभी तो बेंच आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट। लेकिन ये मैग्नेट का एग्जांपल है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स याद रखना। इसमें भी कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में कि कॉन्टैक्ट में तो है, दोनों कॉन्टैक्ट में है, मैकेनिकल फोर्स भी और फ्रिक्शनल फोर्स भी। लेकिन ये जो मैकेनिकल फोर्स होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो इससे ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है? मूवमेंट बढ़ रहा है, यानी स्पीड बढ़ रहा है,
उसे मदद मिल रही है आगे बढ़ने में। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगता है तो उससे मूवमेंट क्या होता है, अपोज होता है, यानी कि मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट को अपोज करता है और ये हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। यानी ये रोकता है, फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है एक दूसरे के मोशन को, हमेशा अपोजिट नेचर में होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अभी बताता हूं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट मूव, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय टू मेक मूवमेंट में सहायता देता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को, कॉन्टैक्ट में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इंजन ऑफ कार है ना, तो कार का जो इंजन है आप एक्सलेट करते हो तो वो मूव करता है ना। ऑफ कोर्स आप ब्रेक भी अप्लाई करोगे तो रुकेगा, लेकिन आप ये देखो ना कि फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी उस तरह से क्या करता है, मोशन को नहीं बढ़ने देता है, ये हमेशा अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। एक दो केस हो सकते हैं, वो तो बहुत एक्सेप्शन है, तो लेकिन उनको नहीं लेके चलना है अभी। तो मूवमेंट ऑफ सेल बोट ड्यू टू, अब जब इस तरह के पुराने टाइप के जहाज देखते थे ना पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में, वैसे मैंने नहीं देखी है मूवी, लेकिन तो ये बड़े बड़े क्या होते हैं जहाज के ऊपर लगे रहते थे, दिख रहा है फोटो, ये फोटो दिख रहा है, तो ये क्यों लगे रहते थे, ताकि जो हवा है ना, हवा के अनुसार इसको आप इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, ताकि हवा के चलते शिप क्या मूव को, क्योंकि शिप में इंजन तो है नहीं, तो हवे का यूज करते थे, तो हवे का कॉन्टैक्ट, तो यानी कहने का मतलब टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट मूव ए मैकेनिकल, लेकिन फ्रिक्शनल में द फोर्स विच स्लोज डाउन द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी के मोशन को भी स्लो डाउन करना इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। यहाँ स्लो डाउन हो रहा है, यहाँ मूव करने में सहायता मिल रही है, ये अंतर है। हालांकि दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही हैं और ज्यादातर हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना है और इसके बारे में। तो ये देखो फ्रिक्शन, जैसे एक बॉय है यहाँ पर पुश कर रहा है किसी क्रेट को, तो ये बॉय क्या कर रहा है, ग्राउंड को पुश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड भी क्या कर रही है, ये ग्राउंड पर पैर अपना क्या कर रहा है, आप अनुभव करते हो कि पैर को ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, तो ग्राउंड भी क्या करती है, फोर्स आप पर एक्सर्ट करती है, तो वो भी सहायता देता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितना भारी क्रेट होता है, जितना हैवी क्रेट होगा, आपको उतना ही ज्यादा ग्राउंड पर क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। पता है क्यों? क्यों? आप हाथ से तो पुश ही कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी आप पैर से क्यों इतना फोर्स, जैसे ये एक छोटा सा क्रेट है, लेकिन अगर एक बड़ा सा हम क्रेट ला दें और इसको पुश करना हो तो आप हाथ से पुश करोगे, लेकिन आपका जो पैर है वो ग्राउंड पर और ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से क्या करेगा, ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ग्राउंड पर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो ग्राउंड भी एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ग्राउंड भी एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है, और देखो इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है जिधर आप क्रेट को क्या करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो। तो इसीलिए अब आए समझ में ये चीज कि क्यों अगर साइज हैवीनेस बढ़ते जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड पर क्या करना पड़ता है, फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है, ताकि ग्राउंड भी आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करे, किसके डायरेक्शन में, जिधर आप पुश करना चाहते हो। तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। अभी आएंगे कि फोर्स कैसा है, फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने मैकेनिकल फ्रिक्शनल फोर्स को देखा, मैकेनिकल फोर्स के बारे में जाना, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जाना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है आप लोग को बाद में। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अलग चैप्टर ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी अलग चैप्टर, और इसका बहुत सारा चीज़ मैंने क्लास 8 के पहले लेक्चर में बता दिया है, यही इसी चैनल पे अपलोड है। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 8 का 3 वीडियो इसमें आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, लिखना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, ठीक है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो दो चार्ज जो रेस्ट में है उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ओके, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, तो एक तो अट्रैक्शन हो सकता है, दूसरा रिपल्सन होता है। तो दो अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन। अपोजिट के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हम लोग के क्लास में तो सर एक एग्जांपल देते थे बॉय एंड गर्ल का पता नहीं ये दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। वैसे थोड़ा सा नोटी टाइप का एग्जांपल है खैर छोड़ो। और दो सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है गाइस, रिपल्सन होता है। अच्छा तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर थोड़ी रुकना है तुमको। साइंस के स्टूडेंट क्या कहता है कि ऐसा क्यों होता है, ओके।
ऐसा क्यों होता है कि दो अपोजिट चार्ज जो हैं उनमें ट्रैक्शन होता है। दो अपोजिट चार्ज जो रेस्ट में है, ओके, रेस्ट लिख लेना पक्का, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चार्जेस मूव करने लगे ना तो इनके पास क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब आ जाएगा, और फिर ये प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप इसको सॉल्व अभी नहीं कर पाओगे, हायर क्लासेस में सॉल्व करोगे। तो मूविंग चार्जेस को छोड़ दे रहे हैं, अभी केवल रेस्ट में जो चार्जेस है उनको देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर में। तो आप बताओ मुझे कि अपोजिट चार्ज जैसे प्लस माइनस चार्ज है, ओके, ये दोनों क्यों अट्रैक्ट करते हैं, और प्लस प्लस ये रिपेल करते हैं, दूसरे से दूर भागते हैं, या माइनस माइनस एक दूसरे से दूर भागते हैं घर में, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। तो इसको मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अच्छा से, कि मैंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है तो उनका रिपल्सन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उनका अट्रैक्शन होता है। मैंने बताया है इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा नाम सुन लो, अभी नहीं पढ़ना है ये सब, लेकिन नाम सुनने में क्या दिक्कत है, ठीक है, मैंने ऐसे वीडियो डाल रखा। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर, ऐसा एग्जांपल देख लो, ग्लास रॉड को रब करते हैं, सी क्लॉ से, तो दो ग्लास रॉड को साथ मिलाते हैं तो रिपल्सन होता है, लेकिन एक कंघी जो आप रब करते हो अपने बालों पर भी रब करके जब किसी कागज के टुकड़े के साथ लाते हो तो अट्रैक्ट करता है। ओके, ये यहीं से शुरू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, ये एग्जांपल से ही, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर चला जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस, मासेस के चलते, यहाँ तो चार्ज थे ना, यहाँ मास के चलते, इसको ग्रेविटेशन। अच्छा, मास का डिफिनेशन क्या होता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मास क्या होता है और मास और वेट में क्या अंतर होता है। ओके, हम लोग ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे अभी, बट फिर ऐसे ही। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। वैसे अर्थ भी एक मास है, तो अर्थ हम लोग को लगातार अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आता है ना, आप सब जानते हो जी को, ठीक है। अभी केवल इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, force exerted by a magnet on another magnet or any other magnetic substance like iron is called magnetic force। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है रिपल्सन। तो नॉर्थ और साउथ पोल जब होता है ना, देखो नॉर्थ या नॉर्थ साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है, लेकिन साउथ साउथ के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, और नॉर्थ नॉर्थ के बीच में भी क्या होता है, रिपल्सन। ठीक वही बात हो रही है जो हम यहाँ चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे, कि अगर सेम पोल होगा तो क्या, सेम पोल होगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, व्हाई डज इट हैपेंस। तो या तो तुम तुम खोज के थोड़ा मुझे बताना, और नहीं तो थोड़ा वेट कर सकते हो, है ना। जो भी चीज हो ना, आप हमेशा उस पर क्वेश्चन किया करो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बता दिया मैंने, लेकिन व्हाई डज इट हैपेंस, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आपको खोजना ही होगा। फोर्स टू पैरामीटर्स, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, कितनी, मैंने बहुत बार बताया, जैसे फोर्स एफ लिखते हैं तो इसमें एक एरो लगाते हैं, ये डायरेक्शन को दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ओके, हमेशा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फोर्स में हमेशा डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है, स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, लेकिन फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत होता है। आपको बताना ही पड़ेगा कि किधर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। सीजीएस ग्रेविटेशन में को देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं, तो सीजीएस में ये ग्राम फोर्स, एसआई में किलो फोर्स, जो भी हो, ये ग्रेविटेशनल की यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल में एब्सोल्यूट वाला हम लोग को ज्यादा यूज करना रहता है, वैसे 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम फोर्स हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम यानी ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में क्या होता है, फोर्स का यूनिट डाइन है। ओके, पता नहीं कोई साइंटिस्ट है क्या डाइन है, शायद उन्हीं के नाम पे ऐसा पढ़ा है क्या, जरा देखना तो इंटरनेट पे, ये डाइन है किसी साइंटिस्ट का नाम था क्या। ठीक है, सीजीएस में क्या होता है, यूनिट फोर्स का डाइन है, और एसआई सिस्टम में न्यूटन। ये तो आपको पता ही है कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो इन्हीं के नाम पे पड़ेगा जो भी हो। वैसे हमने एसआई यूनिट लिखने के कई सारे रूल्स देखे थे ना। चलो, डाइने क्या होता है, अगर एक ग्राम मास को, अगर ठीक है, 1 ग्राम मास को आपको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट करने के लिए जितना फोर्स का जरूरत पड़ता है ना, उसी को एक डाइने कहते हैं। आगे बात समझ में। एक डाइनो को वैसे भी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास अगर 1 ग्राम ले लोगे और एक्सेलरेशन कितना ले लोगे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा, आपको कितना फोर्स, 1 डाइने लगाना होगा। और 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, अगर 1 kg का मास है ना, और इस 1 kg के मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर लाना हो, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बस अंतर बस यूनिट का है,
1 न्यूटन में 10⁵ डायन होता है। क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो? दरअसल ये प्रूफ कर चुका हूँ मैं पहले ही चैप्टर का पहले लेक्चर मेजरमेंट एंड मोशन में ये प्रूफ कर चुका हूँ मैं। आप भी कर सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मैंने बता दिया। अब मास के यूनिट को रखो, एक्सेलरेशन के यूनिट को रखो और वहां से देखो जादू। ठीक है, तो 1 kgf में कितना होता है? 1 kgf में 10 न्यूटन होता है अप्रोक्सीमेटली। ऐसे होता है 9.8 न्यूटन ही, लेकिन 10 न्यूटन लिखते हैं क्योंकि इससे सवाल बनाना आसान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg मास को, अगर 1 kg मास है, इसको ऊपर उठाने में, है ना, ये इसको ऊपर उठाने में कितना आपको 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, मिनिमम 10 न्यूटन। उससे ज्यादा लगेगा तो ये एक्सेलरेट करने लगेगा ऊपर। ओके, मिनिमम आपको हेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट मास, केवल लिफ्ट करने के लिए। अगर 20 न्यूटन लगने लगेगा तो क्या होगा? ये मास क्या है? ऊपर मूव करने लगेगा, ऊपर एक्सेलरेट करने लगेगा, सच बोलो तो। ठीक है, अभी देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है और वहां से पता चलेगा। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, 2 टाइप के स्प्रिंग बैलेंस दुकानों पर भी देखते होगे। अब तो डिजिटल बैलेंस आ गया है। ये कंप्रेशन वाला है कि जब आप इस पर कोई वेट डालते हो तो क्या होता है, कंप्रेस कर जाता है स्प्रिंग और वहां से रीडिंग दिखाता है। लेकिन ये स्प्रिंग के इलोंगेशन पे आधारित है। यहाँ से स्प्रिंग इलोंगेट होता है। बाद में हमें पढ़ना भी है कि किसी स्प्रिंग को अगर इलोंगेट करते हैं तो कितना फोर्स लगता है, kx लगता है। यह भी नहीं पढ़ना है। कितना मजेदार है ना, फोर्स इक्वल टू kx। के क्या, के यहाँ पर क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। टेंशन मत लो, ये सब नहीं जानना है अभी। स्प्रिंग कांस्टेंट है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। एक्स क्या है? आपने कितना इसे इलोंगेट किया ओरिजिनल साइज से, या कितना इसको कंप्रेस किया ओरिजिनल साइज से, यही होता है। तो यानी कि समझ रहे हो? तो ये सब बहुत मजेदार है। आगे अगर अगर आपके मन में इस जानने का इच्छा है ना कि हाँ ऐसा क्यों होता है, केवल इसलिए आप अगर सुंदर सुंदर नोट्स बना लोगे और बस सब लिख लोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? 10 तरह के कलर से, कलर पेन से लिख लोगे नोट्स, तो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। क्या क्या तुम क्वेश्चन पूछते हो? क्या अपने आप से पूछते हो कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ऐसा ही क्यों होता है? इस तरह के सवाल पूछते हो? क्यों अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं, ऐसा पूछते हो सवाल? इस तरह के सवाल पूछते हो तब साइंस का एटीट्यूड होना चाहिए, आप में एप्टीट्यूड होना चाहिए सवाल पूछने का। आते हैं एक्शन रिएक्शन पे। तो इफ ए बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द लेटर एक्सर्ट्स द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द फॉर्मर एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पे, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 1 है और मान लो ये अर्थ है, अर्थ को बॉडी 2 मान ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी 1 मान लो 1 kg का है, तो नीचे क्या लग रहा होगा? 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन क्यों लगेगा? क्योंकि इसका जो वेट है ना, वेट को mg लिखते हैं और मास 1 kg है और g बराबर कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्स में ओरिजिनली 9.8 ही होता है, ये क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। यानी कि 1 kg का अगर कोई बॉडी है और वो अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है? अर्थ इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है, अर्थ फोर्स लगा रही है। यहां पर देखो, ये 1 kg का मास है, लेकिन वेट कितना है? 10 न्यूटन। तो मास और वेट में बहुत अंतर होता है। ओके, नीचे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। ये बॉडी अर्थ पे कितना, ये अर्थ है, कितना लगा है? 10 न्यूटन। तो तुम्हें क्या लगता है अर्थ चुपचाप बैठा है? नहीं, अर्थ भी ऊपर की ओर कितना लगा रहा है? 10 न्यूटन। अच्छा, इसमें कोई देरी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि इस ब्लॉक को मैंने अभी जमीन पे रखा और 2 सेकंड बाद अर्थ क्या है? 10 न्यूटन लगा रही है। नहीं, जैसे ही मैंने रखा वैसे ही अर्थ क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर। यानी कि एक्शन और रिएक्शन में कोई टाइम का डिले नहीं होता है। एक्शन हुआ और रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलता है। ऐसा नहीं कि एक्शन रिएक्शन, जैसे बंदूक देखते हो ना, घर में तो नहीं रखे हो नहीं रखना। तो बंदूक, खैर मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो बंदूक को जब फायर करते हैं तो बुलेट जब निकलती तो ध्यान देना कि पीछे रिकॉइल करती है, यानी गन जो है पीछे आपके कंधे पर झटका देती है। क्यों? क्योंकि जिस फोर्स से ये जो बुलेट गई ना, इसका एक रिएक्शन आता है। ठीक है, और ये दोनों सेम टाइम होता है। ऐसा नहीं कि गोली चली गई और 5 सेकंड बाद मेरे कंधे पर क्या हो रहा है? रिकॉइल हो रहा है, मेरे कंधे पर झटका आ रहा है। किसके द्वारा? बंदूक के द्वारा, गन के द्वारा। ऐसा नहीं, जैसे ही बुलेट जा रही है और पीछे धक्का आ रहा है। एक्शन रिएक्शन में कोई टाइम डिले नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने एस सी वर्मा सर का मैं लेक्चर देख रहा था, वहां से मुझे पता चला था। तो समझ रहे हो इस बात को? ये मैं बताऊंगा अभी ये कैसे काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्यों? मान लो 2 घोड़े 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा? मान लो ऊपर की ओर नॉर्थ है, तो मैं क्या कहूंगा कि नेट इस ब्लॉक पे बच्चे, इस ब्लॉक पे नेट ईस्ट की ओर, बोलो ईस्ट की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 60 + 60 न्यूटन।
आ रही बात समझ में, यानी 120 न्यूटन। ओके, लेकिन दूसरा सिनेरियो देखो, ये आप हो, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ठीक है, आप दोनों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, आप कहते हो कि इधर चलो तो ये कहता है नहीं इधर चलो। ओके, तो इसने एक ब्लॉक को आप इधर लेके जाना चाहते हो, किधर की ओर, ईस्ट की ओर। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर की ओर मैंने क्या ले लिया है, नॉर्थ। तो जब ऊपर की ओर नॉर्थ है तो आपका राइट की ओर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट की ओर वेस्ट हो जाएगा, और नीचे की ओर साउथ हो जाएगा। ये तो पता है ना, ठीक है। तो आप ईस्ट क्यों ले जाना चाहते हो इस ब्लॉक को, कोई काम होगा आपको, लेकिन आपका दोस्त ये थोड़ा सा आपसे पंगा लेना चाहता है, बदमाश है ये, तो ये इधर की ओर 40 न्यूटन लगा रहा है। ओके, आप इधर की ओर कितना लगा रहे हो, 60 न्यूटन। तो कहने का तो फिर ब्लॉक किधर जाएगी, ये ब्लॉक कहाँ जाएगी, सिंस ये अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल दोनों फोर्सेस, तो क्या करेंगे, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, यानी कितना हो जाएगा गाइस, 20 न्यूटन। और किधर की ओर होगा, ईस्ट की ओर, आपकी तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, 60 न्यूटन लगा रहे हैं, 40 न्यूटन ही लगा रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर की ओर होगा, ईस्ट की ओर होगा। कितना, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन, और किधर की ओर, ईस्ट की ओर। तो ये जो 20 लिखा ना मैंने, यही मैग्नीट्यूड होता है, और ईस्ट लिखा मैंने, ये डायरेक्शन होता है। तो आप फोर्स को क्या लिखोगे यहाँ पर, कि फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, और कॉमा करके लिख देना टुवर्ड्स ईस्ट, हो गया। अच्छा, अब आप में से कोई पूछ सकता है कि ये तो बहुत आसान है, आप तो हमेशा आसान बना के चले जा रहे हैं। अब सोचिए कि ये ब्लॉक ऐसे है, ठीक है, और मैं इसको इधर की ओर पुल कर रहा हूं, और मेरा दोस्त है ये इधर की ओर क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है इधर की ओर। यहाँ मान लो 40 न्यूटन है, और यहाँ 60 न्यूटन है। अब क्या होगा, अब तो ये दोनों अपोजिट नहीं ना है, तो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वेक्टर लगेगा, वेक्टर एडिशन लगेगा, जो अभी नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन लगेगा। या फिर मान लो ऐसे है ब्लॉक, और आप इधर 60 न्यूटन लगा रहे हो, ठीक है, और ऐसे करके आपका दोस्त 40 न्यूटन लगा रहा है किसी एंगल पे, मान लो ये 45 डिग्री पे आपका दोस्त है, 40 न्यूटन लगा रहा है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, 45 डिग्री पे तब फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, और किधर की ओर होगा उसका डायरेक्शन। तो ये अभी नहीं पढ़ना है, ये वेक्टर में मैंने बताया ना, तो अभी केवल सिंपल पढ़ने हैं कि अपोजिट होगा या बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज में, अब देर आर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, हमने पढ़ा ना, एक्शन और रिएक्शन होता है। मैंने एक गन वाला एग्जांपल दिया कि बुलेट फायर करते हैं तो पीछे की ओर क्या करता है, गन धक्का देता है ना, उसको रिकॉइल भी बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। या एक नॉर्मल का भी एग्जांपल दिया। तो आते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो मैंने बताया था। देखो mg लगता है ना नीचे, तो ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, इसलिए इसको r से लिखा गया, रिएक्शन फोर्स है ना। और एक टेंशन फोर्स होता है कि अगर किसी धागे से मैंने कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। g का वैल्यू कितना होता है गाइस, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, SI में, हम हर जगह यही लेना है ना। तो जब आप g के वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे ना, तो मास को किस में लेना होगा, kg में लेना होगा, पक्का kg में लेना। ये नहीं कि मास को ग्राम में लेके बैठे हुए हैं, सॉरी ग्राम में, 500 ग्राम, ये सब 500 ग्राम है तो उसको kg में कन्वर्ट कर लेना, कितना, हाफ kg, और इंटू कितना कर देना, 10, तो आपको अपना mg मिल जाएगा। तो नीचे जब mg रहेगा तो धागे में क्या होगा, एक टेंशन आएगा, या जो भी थ्रेड है उसमें एक टेंशन आता है। तो सिंस ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, mg, यानी जितना टेंशन है उतना ही mg भी होगा। तो ये वाला टेंशन नहीं है जो आप कहते हो कि सर दर्द दे रहा है या जो भी, ये वाला टेंशन नहीं है, ये टेंशन फोर्स है। ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि धागे में तनाव हो जाता है। जब ये ब्लॉक नहीं था तो धागा तो फ्री था ना, थ्रेड फ्री था, लेकिन अब जब आपने इसमें ब्लॉक को इसमें अटैच कर दिया तो इसमें क्या गया, तनाव आ गया। तो हम लोग भी तनाव को टेंशन ही बोलते हैं, लेकिन वो एक मानसिक स्थिति है, उससे नहीं लेना है इसको, ठीक है। तो यही चीज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या होता है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो 1 kg का मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये नीचे को कितना फोर्स लग रहा होगा, mg कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 1 kg इंटू W बराबर 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको पता ही है कि ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, यूनिट होता है ना, ठीक है। तो क्या अर्थ चुपचाप बैठा हुआ, नहीं, अर्थ ऊपर की ओर रिएक्शन लगा रहा है, बिल्कुल अपोजिट में आर लगा रहा है। इसको बहुत बार एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कितना अर्थ फोर्स लगाएगा बताओ, अर्थ कितना लगाएगा, 10 न्यूटन लगाएगा, लगाएगा ना, अर्थ कितना लगाएगा, आर बराबर लिख लो, आर बराबर कितना, 10 न्यूटन सॉरी
अगर अर्थ 10 न्यूटन से ज्यादा लगाने लगे तो क्या होगा, ये बॉडी यहाँ रुकेगी नहीं रुकेगी, ठीक है, ये बॉडी रुकेगी क्या, मान लो अर्थ ऊपर की ओर 20 न्यूटन लगाने लगे और नीचे 10 ही न्यूटन लग रहा है, तो क्या होगा, ये बॉडी का नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना होगा, 20 माइनस 10, 10 न्यूटन, यानी बॉडी चलने लगेगी। यानी कि इस धरती पर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे नहीं रह पाएगा अगर ऐसा होगा कि अर्थ ज्यादा फोर्स लगाने लगे जितना उसका वेट है, तो इस धरती पर हम लोग भी उड़ते रहते हैं हमेशा, है ना, ऊपर की ओर उड़ते रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए अटैच है ना अर्थ से, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, हमारे वेट को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, कैसे, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स डाल के। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हर जगह आपको देखना पड़ेगा, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, यहाँ पर देखना अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट, वेट के अपोजिट, नीचे वेट है साउथ की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है, अर्थ के द्वारा नॉर्थ की तरफ। ये कब होता है, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो, ध्यान देना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये नहीं कि वर्टिकली रखे हुए हैं वहां पर, जब ये कोई ठीक है, वर्टिकली कहने का मतलब समझ रहे हो ना, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, तो वर्टिकली mg तो लगता रहेगा, लेकिन क्या अर्थ के कांटेक्ट में है, ये नहीं ना, ये किसी मान लो धागे से जुड़ी हुई है जो भी है, तो जब कांटेक्ट में ही नहीं है अर्थ के, ये मान लो अर्थ सरफेस है और ये टंगा हुआ है किसी चीज से, तो यहाँ तो अर्थ के कांटेक्ट में है ही नहीं, ये तो वर्टिकल हो गया ना, ये mg नीचे लगते रहेगा, तो यहाँ फिर टेंशन आ जाएगा इस धागे में। तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल फोर्सेस एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बेड बट गेट्स जनरेटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सस्टेन्ड बाय। तो टेंशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होता है टेंशन फोर्स का। क्वेश्चन बनाएंगे तो मजा आएगा ना, क्वेश्चन कहाँ है भाई, बुला लो। देखो क्वेश्चन बनाते हैं, टू कांस्टेंट फोर्सेस 4 न्यूटन 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ये कोई बॉडी है, मान लो इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, हम लोग सिंस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, यानी इस बॉडी पे नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 1 न्यूटन का ही है, और किधर की ओर है, जिधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लो ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये ईस्ट ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है, तो यानी कि इस बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ईस्ट किधर है, जिधर की ओर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऑफ कोर्स जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उधर की ओर क्या होगा, बॉडी जाएगी, है ना। तो एन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द 5 न्यूटन फोर्स, है ना, ये थोड़ी लिखा है कि एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ 4 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स होगा। ए एंड बी आर टू पर्सन्स प्लेइंग टग ऑफ वार, आप देखते हो ना टग ऑफ वार, रस्साकसी, एंड फोर्सेस एक्सर्टेड बाय देम आर इतना इतना, इफ सी इज द सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये इधर की ओर खींच रहा है इसको, और ये सी पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट, ये 50 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ये 30 न्यूटन से कौन खींच रहा है, बी खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा गाइस, 50 माइनस 30 न्यूटन यानी 20 न्यूटन, किधर की ओर, ए की ओर, एलोंग साइड ए, एलोंग ए लिखना, डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है ना, फोर्स है ना, कभी मत भूलना, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया केवल 20, ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20, द सेंटर सी, अच्छा हाँ, सेंटर सी जो ये पॉइंट है किधर की ओर मूव करेगा, ए की ओर, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना, रिजल्टेंट फोर्स इधर की ओर ही है, द सेंटर पॉइंट सी वुड शिफ्ट टुवर्ड्स ए एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी आल्सो टुवर्ड्स ए, बी की ओर नहीं, बी तो 30 न्यूटन लगा रहा है, तो ये कम फोर्स लगा रहा है, तो ज्यादा इधर है, तो और इधर की ओर ही नेट कितना है हमारा 20 न्यूटन है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर की ओर है, ए की ओर, तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, ये किधर की ओर मूव करेगा, ए की ओर मूव करेगा, इसका मतलब कौन जीत जाएगा, ये टग ऑफ वार का गेम कौन जीतेगा, ए जीतेगा, ऑफ कोर्स ए जीतेगा, जब तक कि तुम जाके बी की मदद ना कर दो ठीक है, मान लो तुम भी जाके इधर 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 जाके कितना 30 न्यूटन और लगाने लगे, तो कौन जीतेगा, ऑफ कोर्स बी जीत जाएगा, लेकिन अभी तो यही जीत रहा है ना, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम खुद से बनाना है इसको, फिर इसको मैं देखूंगा, और फ्रिक्शन और प्रेशर को अगले चैप्टर में देखेंगे, सॉरी अगले वीडियो में देखेंगे, और इसके जो भी एग्जाम थी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन सबको बनाएंगे, टेंशन मत लो, सब होगा, धीरे धीरे सब होता है। सो थैंक यू सो मच, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करो, मेहनत लगता है ना, सब्सक्राइब फ्री तो है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।